अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह जो है आज SSLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें मॉडल पेपर 3 हम लोग कर रहे थे। इसके पिछले ऑलरेडी पार्ट 2 कर चुका हूँ, तो उसमें पार्ट 2 में जो है ऑलरेडी मैं 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ जो है क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है तुमना समझा करूँ। तो आज उसके आगे का मेन पार्ट 3 में मॉडल 3 पेपर का तो देख सकती 4th में ಕವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು करको क्वेश्चंस देते हैं तुम ना। ये मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो 4th मेन में सवाल रहता है कवि और साहित्य यानी पोएट या फिर ऑथर का जन्म स्थल, उनकी बर्थ प्लेस, काल उन्होंने कब पैदा है, कृति बुक उन्हें कौन से ऑथर्स या पोएट कौन से किताब लिखे वो कृति, मत्तु बिरुदु उनके जो है लक़ब कौन से थे उसको बोलते हैं बिरुदु। ये सबको नहीं आता, जिसको आता उनको लिखो। ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು तो ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ सभी को रहती, अवार्ड्स और रिवार्ड्स को बोलते हैं ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು। तो ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು इनके बारे में वाक्य रूपದಲ್ಲಿ एज ए सेंटेंस फॉर्म में लिखो बರೆಯುವುದು। तो की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना तुम्हें इसमें, जन्म स्थल उन्होंने पैदा हुई जगह लिखना, कौन सा ऑथर का नाम देती, उनका बर्थ प्लेस लिखो रहना, उन्होंने कब पैदा हुए, काला लिखना, कृतिಗಳು उनके किताब लिखना, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು अवार्ड्स और रिवार्ड्स लिखना। तो इनको ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಭಾಷೆ ಶೈಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಅಂಕಗಳು। तो इन पूरे पॉइंट्स रहे तो कवर अप हुई तो तुमना 3 मार्क्स मिलती, टोटल 3 मार्क्स। तो 1 मार्क तो तुमना पैदा हुए सो जगह और प्लेस को मिल जाते, कब पैदा हुए और प्लेस लिखे तो 1 मार्क मिलते हैं, दिए गए ऑथर का या पोएट का, पैदा हुए सो जगह या फिर पैदा हुए सो साल उसको बोलते हैं काला, पैदा हुए साल को काला, पैदा हुए सो जगह को जन्म स्थल, तो उसको 1 मार्क्स देती। बाद में कृति प्रशस्ति लिखे तो 1 मार्क्स देती, यानी उनके कौन से किताब हैं, कौन से अवार्ड्स मिली, उनको लक़ब कौन से, तमाम चीज़ें लिखे तो 1 मार्क्स। नेक्स्ट तुम्हें सेंटेंस फॉर्म में लिखती, तुम्हें कैसा लाइन्स बना को लिखती, वर्ड्स कैसा इस्तेमाल करती, ओके, ये नीटनेस, क्लीनलीनेस, अवॉइडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, इन तमाम को देख को 1 मार्क्स, तो टोटल 3 मार्क्स तुम ना देती। ओके, तो इस तरह से मार्क्स दिए जाते। तो तुम ना कितने मैक्सिमम पॉइंट होती उतने पॉइंट लिखो, पूरे पॉइंट नहीं याद हो तो पूरे पॉइंट लिखे तो अच्छा आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलती, नहीं लिखे तो मैक्सिमम तुम ना कितना होता उतना लिखना। तो ये की पॉइंट्स याद रखना, तो इसके हिसाब से तुम ना 3 मार्क्स मिलती। सो तो ये मेन को तुम ना 1 लिखे तो 1 ही देखते, तो 1 उसके बारे में लिखे तुमने ईजी 3 मार्क्स ले लिया। तो पासिंग मार्क्स लेना अगर को जो चाह रही देखो उनको ये आसान मेन है, 3 मार्क्स आसानी से तुम्हें ले सकती। तो अब यहाँ कुवेंपु कर को देखो ही ऑथर, तो इन्हों कुवेंपु के बारे में लिखना, इन्हों एक पोएट और ऑथर, ओके। तो इनके बारे में क्या लिखती देख सकती, ಕನ್ನಡದ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು 29/12/1904 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡ, ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ, ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕುವೆಂಪು। ಚಂದ್ರಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಚಕೋರಿ, ನವಿಲು, ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ, ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್, ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ, ಜಲಗಾರ, ರಸೋವೈಜ, ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು। उसके बाद ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮೊದಲಾದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। तो तुम्हें देख सकती हैं, तो कुवेंपु के बारे में लिखना का, तो तुम्हें कुवेंपु देख रही थी तो उनके बारे में लिखना कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा देखो, कन्नड़ದ वर्ड्सवर्थ, कन्नड़ा के जो वर्ड्सवर्थ नाम से जाने जाने वाले, ಹಾಗೂ और राष्ट्र कवि, कन्नड़ा में जो है वर्ड्सवर्थ के नाम से या फिर राष्ट्र कवि के नाम से जो फेमस हुई, ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರೋ, ऐसा जाने पहचाने या फेमस बनी ऐसे बंदे जो कि कुप्पಳ್ಳಿ वेंकटप्ಪ पुट्टप्ಪ। कुवेंपु का पूरा नाम ऐसा आता है, कु स्टैंड फॉर कुप्पಳ್ಳಿ, कुप्पಳ್ಳಿ, ओके। वेंक का मतलब है वेंकटप्पा, कुप्पಳ್ಳಿ के वेंकटप्पा के बेटे, पू मतलब पुट्टप्पा, पुट्टप्पा, ओके। इनका पूरा नाम ऐसा आता है कुप्पಳ್ಳಿ वेंकटप्पा पुट्टप्पा। तो वो देखो इसे कुप्पಳ್ಳಿ वेंकटप्पा पुट्टप्पा कुवेंपु, ओके। तो
वर्ड्सवर्थ, कन्नड़ा में वर्ड्सवर्थ और राष्ट्रकवि इस तरह से जो फेमस हो, कोई जो जाने माने हस्ती है वो है कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा यानी कुवेंपू करको लिखनी। ಅವರು इनो जो है कुवेंपू तो 29 तारीख 12वां महीना 1904, यस देखो काला लिख रही, आधा मार्क्स मिलेगा। तो कब पैदा हुए, तुमने डेट पूरा महीना पूरा याद नहीं हुआ, 1904 साल डाल डाले तो भी तुमने एक आधा मार्क्स में मिल जाता, तुमने हाफ मार्क्स उसको। ओके, तो इनो जो है 1904 में, अब देखो प्लेस शिवमोग्गा जिले या तीर्थहल्ली तालुकु कुप्पल्लियल्ली, यानी शिवमोग्गा के ज़िले के पास जो तीर्थहल्ली नाम का टाउन है, तीर्थहल्ली तालुकु, वहाँ पे एक गांव है कुप्पल्ली, तो कुप्पल्ली नाम के गांव में पैदा हुए। तो यहाँ काला भी आगा, जन्मस्थल भी आगा, पैदा हुए सो साल 1904, और कहाँ पे पैदा हुए वो, तो टोटल तुमने 1 मार्क मिल गया। देखो यहाँ शिवमोग्गा जिले तीर्थहल्ली तालुकु कुप्पल्लियल्ली जनिसिदरू 1904 ओके, 1 मार्क होगा, यहाँ कवर होगा तुम्हारा। उसके बाद इवर तंदे वेंकटप्पा गौड़ा, ताई सीतम्मा, तो इनके अब्बू का नाम था वेंकटप्पा गौड़ा और ताई इनके माँ का नाम यानी कुवेंपू के माँ का नाम जो था सीतम्मा। इवर काव्य नाम कुवेंपू, इनका जो पोएम का जो टाइटल देते थे वो कुवेंपू। अब जो है थर्ड पॉइंट कवर कर रही, कृतिगळु, अब यहाँ से शुरू हो रहा। देखो चंद्रमंच के बाचकोरी एक किताब होगी, नवीलू एक किताब, पक्षी काशी कृति यानी किताबा, बेरळ्गे कोरळ, शूद्र तपस्वी, चलगार, रसो वैजा, विभूति पूजे, द्रौपदिಯ ಸಿರಿಮುಡಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮೊದಲಾದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो ये सभी किताबा इन्होंने ऐसे किताबा जो कि चंद्रमंथक के बाग चकोरी, नवीलू, पक्षी काशी, बेरळ्गे कोरळ, शूद्र तपस्वी, इस तरह के श्री रामायण दर्शनम, यहाँ तक लगभग जो है 80 से ज़्यादा किताबें लिखो हैं। तो ये कवर होगा। कितने किताब, इसमें पूरे नहीं याद हुए तुम्हें 3-4 तो भी लिखना मिनिमम, इतने दिखा के नहीं 3-4 तो भी लिखना, पूरे याद नहीं हुए तो भी ओके, हाफ मार्क्स वहाँ कवर होगा। अब प्रशस्तिಗಳು, इनको कौन से अवार्ड्स मिले वो लिखनी। ಇವರಿಗೆ पद्मभूषण प्रशस्ति, पद्मभूषण नाम वाला अवार्ड मिला। बाद में केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, इनको केंद्र साहित्य अकादमी नाम का अवार्ड मिला। उसके बाद ज्ञानपीठ प्रशस्ति नाम का अवार्ड मिला। बाद में पंपा ಹಾಗೂ कर्नाटक रत्न प्रशस्तिಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। पंपा और कर्नाटक रत्न नाम का भी जो है अवार्ड उनको मिला है। इसमें तुम्हें 2 से 3 अवार्ड्स के नाम लिखना है, जैसे पद्मभूषण प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, ये 3 तो भी लिखो। अगर पंपा कर्नाटक रत्न याद नहीं रहा तो ओके, मिनिमम 3 तो लिखना, 3 से 4 किताबों के नाम लिखना। देन देखो वो एक, ये एक, टोटल 2 मार्क्स कवर हो गया तुम ना। अब तुम्हें लाइन फॉर्मेशन करके लिखो ही, उसके वास्ते नीटनेस को उसे एक मार्क्स देती, टोटल 3 मार्क्स मिल गए। अगर तुम्हें यहाँ फादर नेम मदर नेम मिस आउट करे, डोंट वरी, तो बताए हुए पॉइंट्स कुछ बराबर लिखो। साल में भी डेट मंथ याद नहीं रहा तो ना, साल लिखो ओके, प्लेस लिखो और किताबें लिखो और अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलो और इनका काव्यनामा भी लिखो, छोड़ो ओके, इतना लिखो तुम आराम से 3 मार्क्स तुम्हारे हो जाती हैं ओके। तो इस तरह से मार्क्स ली जाती। तुमने ऐसा याद नहीं हो तो मैं पॉइंट वाइज बता को भी समझा दूँ, लेसन जब मैं करा रहा था एक्सप्लेनेशन, तुमने ऐसा याद नहीं हुआ एट सेकेंडरी तुम्हें वैसा भी लिख सकती, पॉइंट वाइज बना लो, काल स्थल कृति प्रश्न वैसा बना को भी लिख सकती ओके, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ऐसा याद नहीं हुआ तुम्हें वैसा भी लिखो, वो सेकेंडरी ऑप्शन रखो, कोशिश करो ऐसा लाइन फॉर्म में लिखने की। नहीं हुआ तो तुम्हें वैसा फॉर्म में भी लिखो, नथिंग देन समथिंग मार्क्स तो भी तुम्हें मिल जाता है, यानी 3 की जगह 2 तो मिल जाती, या फिर तुम्हें करेक्ट लिखो रहे तो 3 देने वाली इवैल्यूएशन के ऊपर तुमने 3 भी दे डालती ओके। अब नेक्स्ट मेन 5th मेन क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ जाएंगे हमें। ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು वाक्य ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು। पद्यदा यानी पोएम देती, उसका समरी अथवा सारांश वाक्य रूपದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, सेंटेंस के फॉर्म में लिखो। दिए गए पोएम की समरी सेंटेंस फॉर्म में लिखो, यानी ये पोएम देख रही थी उसका समरी लिखना ओके। यानी एक कौन सा भी एक पैराग्राफ नज़म देख रही थी जो कि तुम्हारा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में है
ओके उसमें से कौन सा भी एक स्टैंजा चुन ले, एक स्टैंजा पोएम देती है, उसके बारे में लाइन वाइज बनाकर तुम्हें उन्हें क्या बोल रही पोएट उस नज़म में, उस स्टैंजा में, उसके बारे में तुम्हें डिटेल से लिखना। दैट इज कॉल्ड सारांश वाक्य रूप से, सेंटेंस फॉर्म में लिखना, लाइन जुमले के एतबार से लिखना समरी को, यानी उस नज़म में क्या बोल रही पोएट, क्या समझा रही हमें, उसे डिस्क्राइब करके लिखना। तो उसका जो ये भी आसान है, 3 मार्क्स लिया तुम्हें। तो ऑलरेडी मैं हर पोएम जो है समझा करूँ, तुम्हें जाकर देख ले सकती इसी चैनल में कौन सा पोएम होना, तुम्हें जस्ट टाइप करो अल्हन सर ट्रस्ट में, तुम ना हर नज़म मिल जाती, तो वहाँ पे तुम्हें इजीली देखो। दूसरे भी अगर कौन सा भी नज़म दिया तुम्हें समरी लिख सकती, इसके अलावा भी दूसरे भी दिए तो ओके। तो इसमें 3 मार्क्स कैसा लेना अगर तुम्हें पाठ्यांश के पोएम के बारे में तुम्हें पॉइंट्स लिखो उसे 1 मार्क्स, पोएम के बारे में दूसरा क्या मैं लिखो नहीं, क्या पोएम में बोली उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखो ही, तो पाठ्यांशಕ್ಕೆ 1 अंक ओके। पद ಬಳಕೆ ಮತ್ತು शैली, किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल करी, क्या स्टाइल से तुम्हें फॉर्मेशन सेंटेंस करी, नीटनेस कैसा लिखो ही, पाक लिखो ही ओके, और वर्ड्स फॉर्मेशन बराबर करी ओके, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करी, ये तमाम चीज़ें देखो उसे 2 मार्क्स, तो टोटल 3 मार्क्स देती ओके। 3 मार्क्स ईजिली तुम्हें ले जा, तो ये सारांश का 3 मार्क्स ऐसा लेती ओके। तो अब इसमें एक पोएम देखो ही, पहले मैं पढ़ता हूँ, उसी को हमें किस तरह से लिखना देखेंगे ओके। सबसे पहले पोएम पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका सारांश की तरफ जाएंगे हमें। तो ये नज़म देखो इनसे, इसके बारे में सारांश लिखना। क्वेश्चन नंबर 26 इसी तरह तुम ना बोर्ड एग्जाम में भी आता सो। ಮೈ ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಘು ಬಗೆಯ ದಗತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ, ಹೊಸತು ಜೀವೋಲ್ಲಾಸ ಚಿಗಿತ ಭಾವ ವಿಲಾಸ, ನೆಲಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ. ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಘು ಬಗೆಯ ದಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ, ಹೊಸತು ಜೀವೋಲ್ಲಾಸ ಚಿಗಿತ ಭಾವ ವಿಲಾಸ, ನೆಲಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ. एक नज़म ओके ये नज़म पढ़ लेना हो, ये फलाना पोएम का अगर को तुम्हें मालूम होगा, सो सवी चैत्रा पोएम का ये अगर को मालूम होगा आइडिया, तो उसे फर्स्ट लाइन क्या लिखती तुम्हें, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಸಾದರವರ ಸಿಸಿಪಸರ ಸುತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಸವಿಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ करको लिखती। मतलब ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು गिवन स्टैंजा पोएम को, जो नज़म देखो ही उस नज़म को बसवराज सादरा, ये पोएट का नाम लिखती, बसवराज सादरा उन्होंने लिखा गया, अवरा सिसिपसरा सुत्तु, उनका एक किताब लिखो ही सिसिपसरा सुत्तु करको, उस किताब का कवन संकलन, यानी उस किताब से जो सविचैत्र नाम का नज़म एंब पद्यदिंद आरिसिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, यानी कि उस नज़म से इस स्टैंजा को लिया गया है को फर्स्ट लाइन, यानी इस स्टैंजा का पोएम का नाम, उनका आथर और कौन सा किताब वो लिखना ओके। ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಸಾದರವರ ಸಿಸಿಪಸರ ಸುತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಸವಿಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, यानी दिए गए स्टैंजा नज़म को बसवराज सादर जो पोएट ही उनका लिखा गया, जो सिसिपसरा सुत्तु नाम का कवन संकलन किताब है, उस किताब का जो सविचैत्र नाम का पोएम है उससे लिया गया है ओके। तो ये हुआ। तो इसमें तुम ना किताब याद नहीं हुआ, सिसिपसरा सुत्तु याद नहीं हुआ, तो नॉट टू वरी, किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ओके। याद नहीं रहा तो एटलीस्ट तुम्हें पोएट नेम भी, पोएम नेम तो भी लिख सकती ना, एट द मोमेंट तुम ना कृति याद नहीं हुई कौन सी किताब की बात को, तो तुम्हें बसवराज सादरा लिखी गई सविचैत्र नाम की पोएम से ली गई, ये 2 तो भी लिखो ओके। 3 भी याद रहे तो लिखो, नहीं याद हुआ तुम ना, एग्जाम टाइम में याद नहीं आया तुम ना, तो पोएट नेम भी, पोएम का नाम कौन सा पोएट कौन सा पोएम, तो तुम्हें जो है उसका तो भी मेंशन करना ओके। नेक्स्ट अब उसके बारे में नज़म में क्या बोल रही डिटेल से लिखना। ಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಡಮೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕವಿ ಜಡತ್ವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ಜಗದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲರವ ವಾಲಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ करको लिखती मतलब ये नज़म में क्या बोल रही हूँ लिख रही सो युगದ आदिಯಲ್ಲಿ साल के शुरुआत में न्यू ईयर में जो है यानी युगादि का जब त्यौहार आता है उस त्यौहार के महीने पे जो सितंबर नवंबर या अक्टूबर इस दरमियान में आता है वो फेस्टिवल ओके तो उसको नया साल माना जाता है उनके रिलीजियस में तो उस दौरान नेलदम्मा युगादि आदिಯಲ್ಲಿ साल के शुरुआत में युगादि की फेस्टिवल के दौरान नेलदम्मा ज़मीन माँ जो है यानी ज़मीन नववधुविनंते नवी नवेली दुल्हन जैसी सिंगारा गुंडिरुत्ताड़े सज ढज कर जो है रहती है नवी नवेली दुल्हन जिस तरह से सज कर रहती है उस तरह से सज ढज कर रहती है ओके ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ सभी जानदार जीवनों में सभी जानदार जो जान है उसमें ಹೊಸ चैतन्य एक नई उमंग ಹೊಸ उल्लास एक नया जो है उल्लास नया जो है उनके अंदर फीलिंग्स ये सब भी जो है ಒಡಮೂಡಿ ಇರುತ್ತೆ सब चीज़ें आती ಅದನ್ನು उसको जो है कवि जड़त्वವನ್ನು तड़ेदु यानी एक तरफ कांस्टेंट होकर एक कुदन टिक जाती ना उसको निकाल कर ಹೊಸ ಉರುಪಿನಿಂದ एक नए जज्बात से एक नए जो है एक्साइटमेंट से तಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ अपने अपने कामों में ತೊಡಗಿವೆ लक्कर हैं करको ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ इस तरह से पोएट इस नज़म में बोल रही मतलब ಹೊಸ ಹೊಸ नए नए ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ फीलिंग्स को ಹೊಸ ಹೊಸ इमोशंस को होंदी ये सब भी नए नए इमोशंस को लाकर ये सब जगा कर उत्साह भरिता बहुत ही एक्साइटमेंट से बहुत ही एनर्जेटिक से जगद कार्य ज़माने में अपना अपना काम जो है करले को ही ನಡೆದಿದೆ उसमें खगा अपनी खगा का तो परिंदे पक्षी जगह खगा पक्षी जानवर परिंदे जो है प्राणीगला कलर और जानवरों का जो है चहल पहल ये ऐसा हो रहा है यानी सभी लोग जो है एक नए एक्साइटमेंट से नएपन से काम अपने अपने काम में लगे उसी तरह सभी जानवर परिंदे लोग भी जो है उनका जो है चहल पहल चल रहा है उन्होंने भी अपने अपने काम में लगे तो इस तरह से लग रहा है कि वालगा चल रहा है भूमि इंदा आकाश के ज़मीन और आसमान के दरमियान वालगा एक किस्म का डांस भी बोले हूँ कुरक का आता है और वालगा का तो एक ट्रम्पेट का साउंड भी बोले हूँ तो इस तरह से बज रहा हो ऐसा आकाश एक तलुपी दंते भाषा ऐसा ज़मीन और आसमान के दरमियान गूंज रहा हो चल रहा हो इस तरह से फील होता है ಎಂದು युगादिಯ संदर्भ में युगादि फेस्टिवल आता है यानी साल का शुरुआत मानती है उसका दौरान का जो माहौल रहता है उसको पोएट कवि सोगसागी वर्णिसिद उसको पोएट जो बहुत ही प्यारे अंदाज से इस नज़म में इस दिए गए स्टैंजा में समझा रही यानी ये स्टैंजा में क्या लिखती हैं तो तुम्हें ज़मीन माँ जो है साल के शुरुआत में यानी युगादि फेस्टिवल के दौरान नवी नवेली जैसा दुल्हन जैसा जो है उन्हें सज ढज कर रहती है मतलब हर जगह हरा भरा रहता है चिगरने लगता है ग्रीनिश दिखता है क्यों तो ये मौसम माहौल वैसा रहता है उस दौरान नेचर में तो उसी तरह सभी जानदार चीज़ जो इंसान हो सभी उनमें सब नई उमंग रहती है नया जो है एक्साइटमेंट रहता है सभी पुरानापन छोड़कर एक नए एक्साइटमेंट से अपने अपने काम में जानदार चीज़ें जो इंसान हो जानवर उन्होंने लगे रहती और उसी तरह नए नए फीलिंग्स को अपने अंदर ला कर रहती उसी तरह जानवर और परिंदे भी जो है अपने अपने काम में लगी तो ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान वाला एक ट्रम्पेट यानी म्यूज़िक जब बजाए जैसा एक इस तरह का माहौल हो इस तरह से नज़र आता है घर को युगादि का फेस्टिवल यानी साल का शुरुआत मानते हैं युगादि फेस्टिवल जो अलग रिलीजन में तो हिंदुओं के रिलीजन में तो ओके तो उसका माहौल कैसा रहता है चाहे नेचर में हो चाहे लोगों की जो अपनी सोसाइटी में हो या परिंदे चरिंदे जो हैं उनके माहौल कैसा रहता है ये तमाम चीज़ें इस नज़म में किस तरह से एक्टिवली हर एक जो है पार्टिसिपेट करती हैं को बोलती हैं सो इसमें कितना पॉइंट्स तुम्हें याद होता उतने मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो ओके तुम्हें उसमें फर्स्ट पॉइंट पोएट नेम और पोएम का नाम बताना भूलना नहीं उसके बाद तुम्हें क्या पॉइंट्स याद होती हैं उतने लिखो सर पूरी याद नहीं कितना याद होता है उतना लिखो इफ़ यू नॉट गेट 3 नो एटलीस्ट 2 विल गेट 1 यू विल गेट ओके एवरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट हर एक मार्क्स जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है अब नेक्स्ट 6th मेन की तरफ जाएंगे आगे वाला मेन ओके अब आगे वाला मेन 6th मेन है जो क्वेश्चन नंबर 27 आता है ओके तो ये ग्रामर रिलेटेड अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ
लक्षण बरेदु समन्वय माडुवुदु। तो मैं इसी चैनल में अलंकारा के बारे में डिटेल से डीप से क्लास करके हूँ, तुम्हें जाको अलंकारा क्लास लंसा ट्रस्ट में जो है चैनल में जाको भी तुम्हें देख ले सकती हैं। तो अब मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया तो उसके हिसाब से मैं अभी जो दिए गए सवाल को अलंकारा में किस तरह से उसके नेम करना और लक्षण समन्वय ये सब करना समझाता हूँ। ओके, अलंकारवन्नु हेसरिसी। अलंकार कौन सा अलंकार आता कन्नड़ ग्रामर में, उसका नाम लिखना, लक्षण बरेदु यानी उसके स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट आती वो हिसाब से लक्षण लिखना, बाद में समन्वय करना यानी उसको कंपेयर करको हमें किस तरह से है एक दूसरे के साथ कंपेयर करा है, दोनों को एक ही करको बता रही वो चीज़ को हमें समन्वय करना, कोऑर्डिनेट या को ये करको जो है हमें बताना करको बोल रही। तो ओके, तो अलंकारा में तुम्हें सबसे पहले दिए एक लाइन देख रही थी, वो कौन सा अलंकार अगर को लिख दले तो अलंकार उसे 1 मार्क मिलती। बाद में उसे स्टेप बाय स्टेप जो लक्षण समन्वय करती नहीं उसे 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट आउट करको लिखती उसे 2 मार्क्स। डायरेक्ट तुम्हें ये अलंकारा फलाना अलंकारा भी करको लिख डाले तो उसे 1 मार्क्स। इस तरह से 3 मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, सो 3 मार्क्स आसानी से तुम्हें इसमें भी ले सकते हैं, नथिंग इज़ वेरी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो तुम्हें ज़्यादा डिटेल मालूम होना तो अलंकारा क्लासेस लिखो, ग्रामर क्लास वहाँ पे भी जाको तुम्हें देख को लिख सकती हैं। ओके, तो इस तरह से 3 मार्क्स देती है इसमें। डायरेक्ट तुम्हें कौन सा अलंकार आता है सेंटेंस 300 होकर लिख डाले तो 1 मार्क। बाद में उसे स्टेप फॉरवर्ड स्टेप तुम्हें फॉलो करको लिखे तो लक्षण तो उसको जो है 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। तो यहाँ देखो सवाल क्या है, वो अलंकारा का सवाल क्या है, एक सेंटेंस एक जुमला देख रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ देखो ही, सीतेया मुख कमल अरಳಿತು, सीतेया मुख कमल अरಳಿತು, सीता का चेहरे का कमल खिला था, सीता का चेहरे का कमल खिला था। ओके, चेहरा और कमल दो भी एक ही करको दे रही है, उसके जैसा अगर को अंत्य नहीं है यहाँ वो देख लेना। कभी भी सेंटेंस में अगर कांतो भी इसमें अंत्य रहेगा तो तुम्हें अलंकार वो कौन सा आता है याद रख लियो, उपमा अलंकार आता है। तुम ना दोष देते सो, 2 अलंकारा के ऊपर ही 600। ओके, एक उपमा अलंकारा, दूसरा रूपक अलंकारा। अंत्य रहा तो उपमा अलंकारा, अगर वो सेंटेंस में अंत्य रहा तो देखो इसमें अंत्य है नहीं है, देर इज नो अंत्य, सीतेया मुखा कमला अरಳಿತು, अंत्य करने का नहीं है तो इन्हें उपमा अलंकारा नहीं आता। ओके, अंत्य रहा कभी भी याद रख लो उन्हें उपमा अलंकार आता है। तो अंत्य नहीं सो देंगे तो तुम्हें डायरेक्ट लिख सकती ये रूपकालंकारा, रूपकालंकारा, रूपकालंकारा यानी रूपकालंकारा है। देखो ये 1 मार्क मिल जाता तुम डायरेक्ट इन्हें अलंकार कर डाला को हैंड देखो इन्हें रूपकालंकार लिख डाले तो 1 मार्क तुम्हारा। तो पहचाना सही सा, अगर अंत्य रहा उसमें या ओल्ड रहा कन्नड़ का तो उन्हें उपमा अलंकार, वो 2 भी नहीं रहा तो इन्हें रूपकालंकार। इस तरह से बहुत आसानी से 1 मार्क्स तुम्हें अलंकारा में लिए जा। अब उसके स्टेप्स क्या लिखना, सबसे पहले ये लिखना उपमेय यानी सब्जेक्ट किससे कंपेयर कर रही मेन उसे लिखना, सीते या मुखा यानी सीते की फेस, उपमेय ये स्टेप से। लक्षण तुम्हें बाद में लिखो ना 4th पॉइंट में, नॉट टू वरी। ओके, सो उपमेय सीते या मुखा, सीते की जो चेहरा है, सीता की जो चेहरा है उस चेहरे को उपमेय में आता है। उपमाना यानी किससे कंपेयर हो रहा वो उसी जैसा है करको, कमल के जैसा, तो कमला को उपमाना में आता है। उपमेया सीते मुखा यानी ये मेन सब्जेक्ट किसके साथ कंपेयर कर रही वो आता है, यानी किसके साथ कंपेयर हो रहा वो उपमाना में आता है। समझ में आया, उपमेय अलग है उपमाना अलग है। उपमेया सब्जेक्ट, उपमाना जो है वो सब्जेक्ट के साथ किसके साथ कंपेयर कर रही उन्हें उपमाना में आना। तो जैसे कि यहाँ सीते या मुखा कमला, सीते के चेहरे को कमल को साथ कंपेयर कर डाली, उसी तरह अगर बोल डाली, उसके जैसा नहीं उसी तरह अगर को, तो उपमेय सीते या मुखा आता है। उपमाना जो कंपेयर हो रहा उन्हें कमला में आता है। अब समन्वय लिखना उसके बाद, क्योंकि इसमें उपमाना वाचका समान धर्म लिखे जा, अरಳಿತು दोनों का ये क्या है समान धर्म अरಳಿತು, सीतेया मुखा और कमला 2 भी अरಳಿತು है, समान धर्म नहीं है, वो 1 पॉइंट लिखो। 4th पॉइंट समान धर्म लक्षण होना लास्ट में लिखो, समान धर्म। समान धर्म क्या है, अरಳಿತು, दोनों में का सिमिलैरिटी क्या है, दोनों भी खिल रही, अरಳಿತು। ओके, उपमेय उपमाना उसके बाद समान धर्म लिखो, दोनों का सिमिलैरिटी क्या है तो दोनों खिल रही, सीते का जो है चेहरा भी खिल रहा है, कमल भी खिल रहा, तो उन्हें समान धर्म में आता है। उसके बाद 4th पॉइंट आपको समन्वय। अब तुम्हें उसके साथ
ये कर रहे हैं। सो तो फोर्थ पॉइंट में समन्वय आना, समान धर्म थर्ड पॉइंट, उपमेय सब्जेक्ट उपमाना जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उन्हें समान धर्म, दोनों का सिमिलैरिटी क्या है, सीते का चेहरा भी खिल रहा है, कमल भी खिल रहा है, अरಳಿತು खिलना, ओके, सीतेಯ मुख कमल अरಳಿತು, सीते का चेहरे का कमल खिला, यानी सीते का चेहरा भी खिला हुआ है, कमल भी खिला है, तो सिमिलैरिटी क्या दोनों में, उसको बोलते हैं समान धर्म अरಳಿತು। अब फोर्थ पॉइंट समन्वय में आना, इसमें क्या लिखती, उपमेयवाद सीतेಯ मुखವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ। ओके, तो समन्वय में ऐसा लिखती, उपमेय का जो सीतेय मुखा, उपमेय में जो सीतेय मुखा है उसको उपमाना में जो कमला है इसको अभेदवागी यानी अलग नहीं सका, रूपिसिरुदर एक ही जैसा बताने की वजह से ये रूपकालंकार में आता है। ओके, तो लक्षण क्या लिखती, नेक्स्ट ಲಕ್ಷಣ, इसमें ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತಿ ಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ। यानी अति साम्यದಿಂದ सिमिलैरिटी देखे तो उपमेय और उपमान में अभेदವನ್ನು ಹೇಳಿ यानी डिफरेंस नहीं सका, एक ही जैसा बोल रही, वर्णिसिದಾಗ ಅದು दोनों उसके जैसा कर बोल रही, ओच करको बोल डाल रही करको, तब उन्हें रूपकालंकार आता है करको बोल रही। सो ओके, सीतेय मुख कमलदंते करको बोल रही नहीं, सीतेय मुख यानी चेहरा भी कमल भी दो भी एक खींच के सका बोल रही, तो इस वजह से वो रूपकालंकार। तो ऐसा तुम्हें पॉइंट वाइज बना को लिखना, देन यू विल गेट 3 मार्क्स। ओके, पहले अलंकार डायरेक्ट लिख डाले तो तुम्हें ये पॉइंट लिख डाले तो अलंकार, अगर रूपकालंकार है तो रूपकालंकार, अगर वो अंत्य रहा तो उसमें अपमालंकार आता है, वो उपमालंकार कर लिखो, उससे 1 मार्क मिलती। बाद में स्टेप्स लिखो, उपमेय उपमाना समान धर्म, ओके, उसके बाद समन्वय, उसके बाद लक्षण, ऐसा लिखो। ओके, तो यू विल गेट 3 मार्क्स। इस तरह से अलंकार को मार्क्स दिए जाते। तो उपमेय उपमाना समन्वय उन्होंने नहीं देते, क्या भी लक्षण हमें लिख लेना। सो तो इसलिए तुम्हें अलंकारा में जाकर देख लियो क्लास, ग्रामर क्लास में, इसी चैनल में तुम्हें और भी अच्छे से मालूम हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे हमें, तो देख सकते हैं तुम्हें 7th मेन है, सेवेंथ मेन गादेಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ करको है। ओके, गादे के बारे में अब हमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या देखो, ही 7th मेन में गादेಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು। सो 6th में ये मॉडल क्वेश्चन पेपर तुमना भी इसी तरह 7th मेन में सेम क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो 7th मेन में क्या रहता है, ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, यानी गादे को दिए गए गादे को लिखो, 2 गादे देती, 2 प्रॉवर्ब देती। गादे का तो प्रॉवर्ब इंग्लिश में, हिंदी में मुहावरा या कहावत तुम्हें बोलती नहीं, उसको बोलती गादे, मुहावरा। तो उस एक देख मुहावरा देख रहती हैं, उसके बारे में हमें विस्तरिसी बरे, डिटेल से पॉइंट वाइज लिखना। 2 देख रहती, 2 में से किसी एक को, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ मात्रा, 2 आता है अगर को 2 भी लिख ले बढ़िया ना, नहीं तुम्हें टाइम वेस्ट होता है, मार्क्स तुम ना एक ही का मिलता है, एक लिखे सो वेस्ट। सो 2 में से कौन सा भी एक अच्छा वाला सेलेक्ट करो और लिखो। ओके, तो 3 मार्क्स, इसमें भी ईजी से तुम्हें 3 मार्क्स ले सकती। तो यहाँ पे देख सकती, एक मनसिद्धरे मार्ग ये लिख सकती, अथवा, और ये दूसरा ತುಂಬಿದ ಕೊಳ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ। 2 मुहावरे 2 कहावत हैं, 2 में एक मनसिद्धरे मार्ग, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। ओके, कहाँ तुम्हारा क्या तुम्हें तय कर ले तो कर सकती, तय नहीं करे तो नहीं होता, उसको बोलते हैं मनसिद्धरे मार्ग। कोशिश ही नहीं करे तो नहीं होता, इस तरह से। ತುಂಬಿದ ಕೊಳ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, भरिया सो घड़ा जो है हिलता नहीं, ತುಂಬಿದ ಕೊಳ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, ये नंबर 2 पे आता है। ओके, 2 में कौन सा भी एक लिखो बस। तो इसमें मार्क्स तुम ना कैसा देती हैं, अब 2 में एक को सा तो भी चुन लेती, लिखती। तो सबसे पहले प्रॉवर्ब का तो क्या लिखना, गादेಯ महत्वದ विवरण, गादेज का तो क्या, मुहावरा का तो क्या, प्रॉवर्ब का तो क्या, करको गादे के बारे में लिखना, उसे 1 मार्क्स देखो। उसके बाद जो दिया गया प्रॉवर्ब है, मिसाल के तौर पे है सवाल में दी मनसिद्धरे मार्ग, इसके ऊपर इस तुम्हें मिसाल देले को डिटेल से लिखे तो उसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स। ओके, बाद में तुम्हें जो वर्ड्स, जो सेंटेंस फॉर्मेशन, नीटनेस से तमाम चीज़ें देखो 1 मार्क्स। सो टोटल यू विल गेट 3 मार्क्स गादे को। ओके, गादे में 3 मार्क्स ऐसा दिया जाता है।
सबसे पहले उठा गादे को सा तो देंगे गादे का तो क्या करको तुम्हें लिखना सिमिलर पॉइंट्स गादे में ऑलरेडी मैं करको समझाऊँ तुम्हें इसी चैनल में जाको गादेगलू तुम्हें टाइप करो अल्लन सर चैनल में तुम्हें डायरेक्ट गादे क्लासेस मिल जाता है। व्याकरण क्लास करको टाइप करो, उसमें बहुत सारे व्याकरण क्लासेस हैं तो उसमें गादे भी तुमने मिलता है, वो देखो और भी अलग अलग में प्रॉवर सभी करको तुम ना आराम से लिख को कर सकती हो। ओके, तो यहाँ पे गादे एक दी मनस्सिद्धरे मार्ग, अब उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे कैसा लिखना। अब मनस्सिद्धरे मार्ग देखो तो 3 मार्क्स कैसा देती मालूम ना, एक सबसे पहले प्रॉवर्ब गादे का तो क्या लिखती, बाद में दिए गए सवाल के ऊपर पॉइंट वाइज बना को लिखती, ये 2 मार्क्स हो गए। अब तीसरा मार्क कैसा देती, कैसा तुम्हें वर्ड फॉर्मेशन यूज़ करती, किस तरह से तुम्हें जुमले इस्तेमाल करती, ओके नीटनेस लिखती, तमाम चीज़ों को देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अवॉइड कर को रहती, इसके ऊपर तुम ना और 1 मार्क्स, तो टोटल 3 मार्क्स मिलती तुम ना। तो यहाँ मैं सबसे फर्स्ट वन जो मनस्सिद्धरे मार्ग दी उसको समझाने वाला हूँ। ओके, मनस्सिद्धरे मार्ग तो सबसे पहले गादे का तो क्या लिखना है, देखो देखो फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, गादेय महत्वद विवरणे, गादे के बारे में लिखना। प्रॉवर्ब का तो क्या लिखना, उसे 1 मार्क ओके, अब 1 मार्क का डिस्कस करेंगे हमें। गादे ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ, ಈ ಮೇಲಿನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। या फिर मैं दूसरे क्लासेस में समझाया हूँ वो पॉइंट्स भी लिख सकती हैं। ಗಾದೆಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। ओके, ऐसा लिखना, वो भी लिख सकती हैं, ये भी लिख सकती हैं। तुम्हें कौन सा इजी दिखता होता है, यानी गादे का तो क्या, प्रॉवर्ब का तो क्या, उसके बारे में जनरल पॉइंट्स लिखना फर्स्ट। तो यहाँ क्या बोल रही, गादेगलु वेदಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, गादे या प्रॉवर्ब जो है मुहावरे उन वेदास के बराबर, जो अलग अलग 4 वेदा ही नहीं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद, इन वेदास के बराबर। गादे हिरियरु मत्तु जनपदर, गादे जो प्रॉवर्ब जो है हमारे बड़े या फिर हमारे लोग जो है अपने ज़िंदगी के जीवनदा अनुभवदा, उनके जो है एक्सपीरियंस के, अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बा थी एक्सपीरियंस थी, इसके नुड़ी मुत्तुगलु, इनके जो है कीमती जो है नुड़ी मुत्तुगलु, कीमती जो है हीरे जैसा, ये ज़िंदगी हमारे बड़े या फिर हमारे लोग ही, हमारे एल्डर्स, उनके अपने अपने ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल करी, उनसे निकले हुए कीमती मोती या हीरे के जैसा ये गादे। गादेगलु आकार, गादे देखने में देख सकते हैं लेकिन बहुत छोटा है, मनस्सिद्धरे मार्ग देखने में छोटा रहती, वामननाದರೂ, गादेगलु आकारದಲ್ಲಿ वामननाद, गादे जो है साइज में, यानी देख सकते हैं 2 ही वर्ड है, बहुत छोटा है, लेकिन उन्हें देखने में छोटा रहा तो भी अर्थದಲ್ಲಿ माने में त्रिविक्रमनंते, त्रिविक्रम बहुत बड़ा गहरा माना रखता है, उसमें बहुत डीप मीनिंग रखता है। उसके बाद ये पॉइंट लिखना, ಈ ಮೇಲಿನ मनस्सिद्धरे मार्ग ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। ये ऊपर दिया गया सवाल का मनस्सिद्धरे मार्ग गादे जो है बहुत ही फेमस मुहावरों में से एक करको लिखना। तो ये हुआ गादे के बारे में, तो इसे नीट से लिखे देखो तुम ना 1 मार्क। या फिर ऑलरेडी मैं गादे के बारे में भी इजी, इससे भी इजी लाइन बताऊँ, तुम्हें गादे क्लास में जाकर देख सकती हूँ, वो लिखे तो भी 1 मार्क्स तुम ना ईजिली वहाँ मिल जाती। ओके, अब दिए गए सवाल के ऊपर के पॉइंट्स लिखना, मनस्सिद्धरे मार्ग इसके बारे में लिखना, क्या उसका माना अगर को हमें डिटेल से समझाना। ನಮ್ಮ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುವವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು। ओके, पहले इतना समझाता हूँ, यानी नम्मा ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳಿಗೆ, हमारे अच्छे और बुराइयों को मनस्से कारण, हमारा मन ही जो है मेन रीज़न, मेन वजह, ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, हमारे मन को जो है ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ, अच्छाई के वास्ते ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, हमारे मन को अच्छाई के वास्ते हमें इस्तेमाल करना। ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, मन करे तो ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, मन कर लिया तो मैं ये कर सकता हूँ, ಎಂಬುವವರ ಮಾತನ್ನು, यानी मैं मन कर लिया तो ये कर सकता हूँ करने का जो है बात को ಕೇಳಿದಾಗ, सुने तो मनस्सिನ ಕೆಲಸ, यानी हमारे मन में जो कोई भी काम आ जाए, कैसा भी काम रहो, ಎಂತದ್ದು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವುದು, काम कैसा करने का हम ना समझ में आता, हमारे नॉलेज में आता है।
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು हमें कौन सा भी एक ಕೆಲಸವನ್ನು काम को ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು कौन से भी एक काम को बराबर से करने मनದಲ್ಲಿ मन में जो है आसक्ति उंटागಬೇಕು. सबसे पहले हमें मन में कोई सा भी एक काम करना है तो वो मन ये काम करना है तो उसके बारे में इंटरेस्ट होना. ओके, ಹಾಗೆ आसक्ति मूडल इस तरह से इंटरेस्ट लाने के वास्ते मनस्सु ಮಾಡಬೇಕು. इस तरह से मन करना पहले हमें कि मैं काम करना का तो इंटरेस्ट होना, वो इंटरेस्ट लाना का तो पहले हमें मन बनाना. उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे. ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವು ಉಂಟು ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆ सूचिಸುತ್ತದೆ. मतलब यहाँ क्या बोल रही, ಹಾಗೆ इस तरह से इस काम में ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ हमें मन लगाकर जो है काम करे तो ಕೆಲಸಗಳು वो काम जो है सक्सेसफुल होती है, यशस्वी आगुತ್ತವೆ. जैसे कि डॉक्टर राजकुमार का मिसाल दे रही. डॉक्टर राजकुमार जो एक्टर हैं, कन्नड़ा के फिल्म एक्टर, ओके, उनका एक गाना है, ಅವರ ಹಾಡು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು, यानी हाथ में नहीं होता करको, कई कट्टू कुड़, हाथ में मेरे से नहीं होता है काम करको, हाथ बनले को बैठ गए तो सागदु ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, वो काम आगे नहीं बढ़ता. ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ हमें मन एक बना ले तो मार्गವು ಉಂಟು, हमारा सही रास्ता मिलता करने का. ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು, हमें मन बना ले तो उसका एक रास्ता भी रहता करने का, एक घट दिल घट दरिया जो हिम्मत वाला ये बनाना. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕರ್ಕೋ जो बोली इसको हमें देख सकते, ಗಮನಿಸಬಹುದು. ओके, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ मेरे हाथ में ಆಗುವುದಿಲ್ಲ होता नहीं ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ, ऐसा सोचने की वजह से ಯಾವ ಕೆಲಸವು कौन सा काम भी जो है साध्य, कौन सा काम भी होता नहीं. ಬದಲಾಗಿ बदले में ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ, ಕರ್ಕೋಚ್ ಮೈ ಚುಕ್ತು ಎಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, इस तरह से मन बनाए तो ಎಂಥ ಕೆಲಸವಾದರೂ किसी भी तरह का काम हो ಮಾಡಲು साध्य, किसी भी तरह काम हो उसको कर सकते हैं. करको इसमें का जो गादे या प्रॉवर्ब जो है बोल रहा है, यानी हमें सबसे पहले कौन सा भी काम दियो वो काम करना तो हमें मन बनाना. अगर हमें मन नहीं बनाए ये काम करते हैं, ये मेरे से होता करको, तो वो काम हमारे से होता नहीं. तो हमें मन नहीं बनाए तो वो काम नहीं होता करको यहाँ पे बोल रही. ओके, तो गादे ऐसा लिखना. तो दो देखो ही, दो में से मैं सबसे एक समझाया. जो फर्स्ट वन मनसिद्धरे मार्ग दिए तो कैसा लिखना. इसमें तुम ना कितने पॉइंट्स याद हो सकती उतने पॉइंट लिखो. ओके, पूरा याद नहीं हुआ, हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट. सो 3 मिलेंगे, तुम्हें 2 मिलेंगे, या अगर तुम्हारे पॉइंट्स लिखे हुए करेक्ट थे उतने बराबर परफेक्ट लिखो थे तो यू विल गेट 3 आल्सो. अप टू इवैल्यूएटरी के ऊपर रहता है, बट तुम्हें अटेंड नहीं कर सका, नहीं आना. ओके, तो सबसे पहले गादे का तो क्या लिख डालती, 1 मार्क तुम्हारे हो जाती हैं. बाद में वो गादे के ऊपर रही है, इतना पॉइंट समझाया, उसमें कितना याद हो सकता है, कितना तुमने समझ में आता है, कितना तुमने वो टाइम में एग्जाम के टाइम में उतने पॉइंट तुम्हें एक्सप्रेस अपने आंसर शीट में लिखो. ओके, तो उसी को नीटनेस से लिख के रहो, यू विल गेट नथिंग देन समथिंग भी मार्क्स तो तुम ना इस फॉर्मेट में मिलती है. एक गादे का तो क्या लिखना, उसके बाद दिए गए गादे उसके बारे में डिटेल से लिखना. मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर राजकुमार का गाना बोले, उसके साथ हमें डिटेल से मनसिद्धरे मार्ग यानी मन बना ले तो उसका वे आता करने का, उसके बारे में हमें डिटेल से समझाए, और इसमें वर्ड्स, फॉर्मेशन, सेंटेंस अभी इसका तो ईजिली 3 मार्क्स. तो इस क्लास में देखो हमें गादे डिस्कस करें, ग्रामर का और अलंकार 3 मार्क्स का, यहाँ पे 6 मार्क्स हो गए. उसके बाद सारांश 3 मार्क्स का 9 मार्क्स, प्लस देखो कवि साहित्य जो ये कलाकृति लिखो इसका 3 मार्क्स. ओके, इस तरह से हमें तकरीबन कुल 12 मार्क्स का आज के क्लास में, इस क्लास में हमें डिस्कस करें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. तुम्हारी इजी से 12 मार्क्स ऐसा होती है, ऐसा सोचने को जस्ट पास होकर निकल गए तो इससे स्कोरिंग सब्जेक्ट समझकर तुम्हें अटेंड करो, कौन सा भी छोड़ो न को. तो इसमें सभी कितना पॉइंट्स होता है तुम ना वो टाइम में याद होता है उतना लिख कर आओ. इफ़ इट इज़ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी डोंट वरी, अवॉइड करो, हो सकता. इफ़ इट इज़ हो गया तो भी नॉट टू वरी अबाउट, आगे तुम्हें कीप ऑन मूविंग रहना, अलग अलग आंसर लिखते रहना, ताकि तुम ना दूसरे में जो मार्क्स नहीं जाना उसमें भी मार्क्स मिलना तुम ना. तो इस तरह से हमें गादे का एक डिस्क्राइब करें इस क्लास में. नेक्स्ट क्लास में और एक जो गादे हैं
जैसा देख सकते हैं तुम्बिदा कोड़ा तुड़ुकुವುದಿಲ್ಲ, इसमें क्या सिमिलर पॉइंट्स लिखना और इसमें क्या क्या जो विवरणें आती हैं और क्या क्या मिसाल देखो लिखना, इसके बारे में वो भी समझाता हूँ, ताकि तुम ना एनुअल एग्जाम में अगर इसी दो में से अगर कौन सा एक भी आ गया तो भी तुम्हें प्रिपेयर है तो ईजिली तुम्हें लिख सकती हैं। ओके, तो इस तरह से मैं ये पार्ट 3 इस मॉडल पेपर 3 का जो है यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका आगे का जो तुम ना अगला वाला जो गादे है वो और आगे का मेन जो है अगले पार्ट में, इसी मॉडल पेपर में अगले पार्ट में मिलूँगा। ओके।